अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं केल्विन साइकिल का। हमने क्या बोला? हमने बोला कि जो साइंसदान थे मेल्विन केल्विन, उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वॉर टू में ये बात मालूम किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने का अमल होता है, तो इस अमल में पहला जो कंपाउंड है वो कितने कार्बन वाला होगा। तो ये बात मेल्विन केल्विन ने मालूम किए थे। इसलिए जो C3 पाथवे है या C3 साइकिल है, उसको दूसरे वर्ड में क्या बोला जाता है? केल्विन साइकिल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? केल्विन साइकिल भी बोला जाता है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं केल्विन दौर या केल्विन साइकिल। ठीक है, केल्विन दौर या द केल्विन साइकिल, या इसी को हम क्या कहते हैं? C3 पाथवे। क्या कहते हैं हम इसको? C3 पाथवे। एक दूसरा, हम इसको C3 पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो पहला महासिल है, बराबर, पहला महासिल है या फर्स्ट जो प्रोडक्ट है या फर्स्ट जो बनने वाला कंपाउंड है, वो कौन है? 3PGA। कौन है? 3PGA, फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। और ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कितने कार्बन हैं? 3। नाउ केल्विन और उसके कुछ साथियों ने पूरे पाथवे पर काम किया, और उसके बाद ये मालूम पड़ा कि जो जो हमारा बायोसिंथेटिक दौर होता है, उसमें क्या होता है, जो पूरा अमल होता है वो अमल होता है दौरी तौर पर, या कैसा होता है? साइक्लिक मैनर में। और इस साइक्लिक मैनर में क्या होता है कि हर मर्तबा आने वाले एक कार्बन डाइऑक्साइड को कबूल करने का काम कौन करता है? RUBP, यानी राइबुलोज बिसफॉस्फेट। इस तरह से ये जो दौर है केल्विन वाला, ये बार बार क्या होता है? होता रहता है। तो पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, उसको कौन कबूल करेगा? RUBP। दूसरा आएगा, उसको कौन कबूल करेगा? RUBP। तीसरा आएगा, उसको कौन कबूल करेगा? RUBP। और 3 कार्बन को वो जोड़कर क्या बना देगा? 3PGA। बात समझ में आई? एक। अब उसके बाद हमको ये बात समझना है कि बात इन्होंने तो बता दी है, लेकिन ये अमल होता कैसा है? पहला कार्बन आया, फिर दूसरा आया, तो उन दोनों को जोड़ा कैसा गया? फिर उन दोनों को जोड़ने के बाद जो RUBP है वो दोबारा तैयार कैसा हुआ? फिर दोनों को जोड़ने के बाद, तीनों को जोड़ने के बाद ATP कहां से आई? NADPH कैसा इस्तेमाल हुआ? वो पूरी बातों को हम यहां समझ रहे हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो पूरा केल्विन पाथवे है उसका अमल कैसे होता है, फिर शक्कर की तालीफ यानी ग्लूकोज बनता कैसे है। तो सबसे पहले हमको एक बात समझना है, वो क्या है कि जो केल्विन पाथवे है वो हर उस पौधे में होता है जो जियाई तालीफ करता है। या ये अहम नहीं है कि इनमें C3 है या C4 है या कोई भी पाथवे हो। यानी इसका मतलब ये हो गया कि चाहे पहला प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा पौधा हो जिसको हम C4 पौधा भी बोल रहे हैं, C3 पौधा भी बोल रहे हैं, या कोई और भी पाथवे अगर किसी पौधे में होता है, तो उसके अंदर 100% ये साइकिल तो होगी। इसलिए हम ये नहीं बोल रहे कि वहां पर ये साइकिल नहीं होगी। हर पौधे में केल्विन साइकिल होगी, C3 पाथवे होगा, क्योंकि हर पौधे का जो बाय प्रोडक्ट है या पहला प्रोडक्ट है वो कौन है? 6 कार्बन ग्लूकोज। ठीक है, एक बार फिर आसानी के लिए, हमारी समझने के लिए हम क्या करें, जो केल्विन का दौर है यानी जो केल्विन साइकिल है, उसको क्या कर रहे हैं, हम 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। कौन कौन से 3 हिस्से हैं? पहला है स्टेप, उसको बोला जा रहा है कार्बोक्सिलेशन। दूसरा है, उसको बोला जा रहा है तहवील। और तीसरा है जिसको बोला जा रहा है बाज तश्कील। नाउ अब मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूं, फिर 1 बाय 1 हम हर एक स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, हम ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा दौर है, ये पूरा दौर जो हो रहा है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है केल्विन साइकिल, या इसको हम क्या बोल रहे हैं? केल्विन दौर। और हम कह रहे हैं कि इस केल्विन दौर को 3 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा दौर है तखफीफ, और तीसरा दौर है बास तश्कील। अब देखिए, जो कार्बोक्सिलेशन है ये हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाला है, लेकिन जो दूसरी स्टेप है, NCERT ने उसको 2 अलग अलग जगह पे 2 अलग अलग अल्फाज यूज कर दिए। एक जगह तहवील बोल दिया, दूसरी जगह बोल दिया तखफीफ।
और अगर इसके लिए इंग्लिश का लफ्ज देखे तो वो इंग्लिश का लफ्ज और अलग है, और वो कौन है? रिडक्शन। और इतनी देर से रिडक्शन के लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? रिडक्शन के लिए जो लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन है? तस्बीत। तो अब बड़ा मसला हो जाएगा, है ना? तो इसलिए याद रखना कि जिस तरह से एनसीईआरटी ने यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन को कार्बोक्सिलेशन लिखा, वैसे ही हम यहाँ रिडक्शन को भी क्या बोलेंगे? रिडक्शन। लेकिन समझने के लिए याद रखना कि रिडक्शन के लिए हम तीन लफ्ज भी उर्दू में हमारे पास आ सकते हैं। कहीं पर तहवील वर्ड आ सकता है, कहीं पर तखफीफ आ सकता है, कहीं पर, लेकिन इसका तीनों का एक ही मीनिंग इंग्लिश वाला याद रखना है, वो क्या है? रिडक्शन। तीसरा, ऐसे ही है बास तश्कील। बास तश्कील, अच्छी बात तो ये है कि एनसीईआरटी ने दोनों जगह पे इसको बास तश्कील बोला है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोला जाता है रीजनरेशन। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? हम बार बार एक कह रहे हैं कि पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आएगा, उसको लेकर आना है, फिर दोबारा तैयार हो जाना है, यानी क्या हो रही है? रीजनरेशन। फिर दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आएगा, फिर रीजनरेशन होगा, फिर तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आएगा, फिर रीजनरेशन होगा। यानी इस तरह से जब केल्विन साइकिल होती है तो उसके अंदर कितनी रिएक्शन होती है? तीन। पहली कौन सी होती है? कार्बोक्सिलेशन। दूसरी कौन सी होती है? रिडक्शन। तीसरी कौन सी होती है? रीजनरेशन। अब एक और चीज कि जब कार्बोक्सिलेशन होगा तो कार्बोक्सिलेशन बोला किसको जाता है? अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने इससे पहले एक लफ्ज पढ़े थे, कौन सा? याद आ रहा है? फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या पढ़ा था हमने जी? कल ही के लेक्चर में हुआ ना, परसों वाले। फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन का मीनिंग क्या पढ़े थे हमने? अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि जब एडीपी के साथ कौन जुड़ता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो नतीजे में क्या बनती है? एटीपी। तो जब फॉस्फेट को एडीपी के ऊपर जोड़ा जाता है तो हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिलेशन। ताल्लुक बनाना, जुड़ाना। वैसे ही कार्बोक्सिलेशन है। अब कार्बोक्सिलेशन का जब अमल हो रहा है तो सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन को, यानी उस कार्बन को कबूल करने वाला कौन है? कौन है? आरयू बीपी, यानी राइबुलोज बाई फॉस्फेट। यहां पर उसका नाम लिखा हुआ है राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। तो आप शॉर्ट फॉर्म में उसको आरयूबीपी बोलो, या लॉन्ग फॉर्म में आप उसको बोलो राइबुलोज 1,5। क्या बोलो? राइबुलोज 1,5 बाय फॉस्फेट या बिस फॉस्फेट। ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया गया? आरयूबीपी। तो अब ये जो 5 कार्बन का कंपाउंड है उसके ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आके जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का क्या हुआ? एडिशन। इसलिए इसका नाम क्या बन गया? कार्बोक्सिलेशन। तो पहली जो स्टेप है जिसको आप कार्बोक्सिलेशन बोल रहे हैं, इस कार्बोक्सिलेशन के अमल में ये हुआ कि जो कुर्रेबाद है, कुर्रेबाद का मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर, या जिसको हम आसानी से बोल सकते हैं माहौल, यानी जो माहौल है, बाहर की जो हवा है, वहां से पौधे के अंदर पहला कार्बन दाखिल हुआ। जैसे ही पहला कार्बन दाखिल हुआ तो उस कार्बन को कबूल करने वाला प्राइमरी एक्सेप्टर, पहला कबूल कुनिंदा, जिसका नाम हमने क्या बोला? आरयूबीपी, वो कबूल करेगा। जब वो उसको कबूल करेगा तो उनके बीच में क्या होंगी? रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलेशन। नाउ अब इस बात को हम डिटेल में समझते हैं। तो पहला जो अमल हो रहा है वो कौन सा अमल हो रहा है? कार्बोक्सिलेशन का अमल हो रहा है ना। उससे पहले कुछ बातें समझ लीजिए। क्या हुआ? पहले कार्बन डाइऑक्साइड का पहला जो स्टेप हुआ वो है कार्बोक्सिलेशन। तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड की मुस्तकम नामियाती जिमनी महासुलात में तब्दीली को क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलेशन। नामियाती जिमनी महासिल, नामियाती जिमनी महासिल का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। कौन सा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट? सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। और सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनने की वजह से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेशन। तो उस दौरान में होता है कि कार्बोक्सिलेशन केल्विन डॉन का फैसला कुन मरहला, यानी पहला मरहला है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल आरयूबीपी के कार्बोक्सिलेशन में होता है। और ये जो अमल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को आरयूबीपी के साथ जोड़ना है, इसको अंजाम देने वाला एक खामिरा है, उसको बोला जाता है आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। क्या नाम है उसका? आरयूबीपी
कार्बोक्सिलेज। ये कौन है? ये एंजाइम है। कौन है ये? एंजाइम है, या जिसको हम क्या कह रहे हैं? खामेरा। तो ये खामेरा क्या करेगा? जो आरयूबीपी मॉलिक्यूल है उसके साथ किसको जोड़ देगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका मतलब जो कार्बोक्सिलेशन का अमल होता है वो एंजाइम की मौजूदगी में होता है, और वो एंजाइम का नाम क्या है? आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। ठीक है ना? उसके बाद क्या होता है? 3PGA के 2 सालमों की तारीफ करता है। ये जो आरयूबीपी है ये क्या करेगा? 2 1 2 3 1 2 3 इस तरह से 3 कार्बन का पहला मॉलिक्यूल, 3 कार्बन का दूसरा मॉलिक्यूल ये बना देगा। तो इसका मतलब आपके पास 3 कार्बन वाला कौन सा कंपाउंड है? 3PGA। 3PGA के कितने मॉलिक्यूल आपके पास बन गए? 2। तो वही यही बात बोल रहे हैं कि ये जो एंजाइम ये क्या करता है? 3PGA के 2 सालमों की तारीफ करता है, फिर जिसकी मदद से वो क्या करेगा? आगे चल के उन दोनों को जोड़ देगा। तो 3 और 3 6 कार्बन वाला क्या बन गया? ग्लूकोज। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो खामेरा है ये खामेरा क्या करता है? ऑक्सीजनेशन भी करता है। ऑक्सीजनेशन करना मतलब ऑक्सीजन को भी ऐड करना है। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना है। ऑक्सीजनेशन का मतलब ऑक्सीजन को भी ऐड करना है। इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऐड करता है, ऑक्सीजन को भी ऐड करता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहा था तो आपने क्या बोला? कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ऐसा एंजाइम जो कार्बन को ऐड कर रहा है। अब जब ये ऑक्सीजन को भी ऐड करेगा तो आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेस। लेकिन अब ये तो दोनों काम करता है, इसलिए इसको आरयूबीपी कार्बोक्सी ऑक्सीजन, या उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है रूबिस्को। क्या बोला जाता है इस एंजाइम को? इस एंजाइम का नाम याद रखना है बच्चों। इस एंजाइम का नाम क्या है? रूबिस्को। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? रूबिस्को। रूबिस्को का मतलब क्या है? आरयूबीपी, राइबुलोज बिस फॉस्फेट। सी का मतलब कौन है? कार्बोक्सिलेज। और ओ का मतलब क्या है? ऑक्सीजनेस। तो याद रखिए कि हमारे पास जो पत्ते होते हैं उन पत्तों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो एंजाइम कौन है? वो एंजाइम है रूबिस्को। याद रहेगा। तो सबसे ज्यादा पौधों में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो कौन है? तो इस तरह से क्या हो गया? आपके पास क्या आ गए? 3 फॉस्फोग्लिसरेट के कितने मॉलिक्यूल आ गए? 2। ठीक है ना? अभी एक चीज और बाकी है, क्या कि यहां पर एक और रिएक्शन होती है, दूसरी रिएक्शन, जिसको मैंने पहले ही बोला कि हम उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? रिडक्शन। ना जब सिलसिलेवार तामुलात होते हैं जो आखिर में जाके क्या बनाने वाले? ग्लूकोज। तो पहले क्या बना? 3 कार्बन वाला कंपाउंड 3PGA, और आखिर में क्या बनने वाला है? ग्लूकोज। तो वो यही बात बोल रहे हैं कि सिलसिलेवार जब तामुलात होंगे तो आखिरी प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है? ग्लूकोज। तो अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 1 सालमे की तस्बीत, 1 सालमे की तस्बीत यानी 1 सालमे को जोड़ने के लिए 2 एटीपी के साल में फॉस्फोरिलेशन में और तहवील के लिए 2 NADPH के साल में क्या हो जाते हैं? इस्तेमाल। यानी यहां पर क्या होगा? ये जो तखफीफ का अमल हो रहा है, यानी ये जो रिडक्शन का अमल हो रहा है, इस रिडक्शन के अमल में क्या हो रहा है? एक एटीपी एक NADPH। अब यहां पर हम एक एटीपी एक NADPH क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम एक फॉस्फेट ग्रुप की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आ जाए तो 2 ATP 2 NADPH। तो इसका मतलब आगे चल के 2 ADP और 2 क्या मिलेंगे आपको? NADPH। यानी इस तखफीफ के अमल में कितने ATP इस्तेमाल हो रहे हैं? 2 ATP। कितने NADPH इस्तेमाल हो रहे हैं? 2 NADPH। ये ATP और NADPH बने कहां थे? नूरी तामुल। इस्तेमाल कहां हो रहे हैं? तारीक तामुल। तो हमने पहले ही बोला कि नूरी तामुल में जो ATP और NADPH बनेगा उसका इस्तेमाल क्या होगा? और हम किसकी बात कर रहे हैं? तारिक तामुल की। तो तारिक तामुल में क्या होगा? सबसे पहले 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम है 3PGA। वो 3PGA के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। वो दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। लेकिन पहले जो एक 3PGA बन रहा है उसको बनाने के लिए कितने ATP लग रहे हैं? कितने NADPH लग रहे हैं? 2 NADP 2 ATP। याद रहेगा। नाउ इस पाथवे से ग्लूकोज के 1 सालमे को हटाने के लिए
कार्बन डाइऑक्साइड के 6 साल्मों की क्या करना पड़ता है, तस्बीत, और दौर के अंदर कितने चक्कर होंगे, 6। कितने बार घूमेगा वो, 6 बार। अब अगर 6 बार घूमता है तो 6 दूनी 12, 12 क्या लगने वाले, एटीपी, और 12 क्या लगने वाले, NADPH। लेकिन हम आगे चल के बढ़ेंगे कि यहाँ पर और टोटल जो एटीपी लगेंगे, टोटल NADPH लगेंगे, वो लगेंगे 18। क्यों लगेंगे, उसका रीजन क्या है, उसकी 2 और वजह है। क्या, तो अब क्या हो गया, पहली एक रिएक्शन हुई, दैट इज 5, क्या हुआ, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट पे कौन आके जुड़ा, कार्बन, उसकी वजह से क्या बन गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद आगे चल के उससे क्या बन गया, ट्राइफॉस्फेट। और ये ट्राइफॉस्फेट जब जुड़ेंगे तो उसकी मदद से क्या बनेगा, सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल बनने वाले हैं। नाउ यहां तो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, नतीजे में 6 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है। लेकिन दोबारा किसने बनना है, क्योंकि ये दोबारा किसको कबूल करने वाला है, एक कार्बन को। यानी मेहमान को कबूल करने वाला जो मेजबान है उसने बार बार क्या हो जाना चाहिए, दोबारा तैयार हो जाना चाहिए, दोबारा रीजनरेट हो जाना चाहिए। यानी उसकी क्या हो जाना चाहिए, बास तश्कील। तो अब बास तश्कील के लिए जो लफ्ज इंग्लिश में हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो लफ्ज क्या है, रीजनरेशन, दोबारा पैदा होना। ठीक है, तो पहली स्टेप क्या होती है, कार्बोक्सिलेशन। दूसरी स्टेप क्या होती है, रिडक्शन। तीसरी स्टेप क्या होती है, रीजनरेशन। नाउ अब क्या होगा, अगर इस दौर को बगैर किसी खलल चलते रहना है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कबूल कुनिंदा सालमा, यानी जिसको क्या बोला जा रहा है, RUBP, उसका बार बार क्या होना चाहिए, रीजनरेशन। यानी उसकी बार बार क्या होना चाहिए, बास तश्कील। फिर बास तश्कील के मराहिल में फास्फोरिलेशन के जरिए RUBP बनाने के लिए एक अदद किसका इस्तेमाल होगा, ATP। तो यहां पर कितने ATP इस्तेमाल हो रहे थे, 2। यहां पर कितने ATP इस्तेमाल हो रहे हैं, 1। अब अगर हमने बोला कि एक पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो टोटल ATP कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 3। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से यहां पर टोटल ATP कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 3 ATP। इसीलिए मैंने पहले बोला कि अगर यहां पर अगर हम 6 कार्बन की बात करते तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो 12 हो गए। फिर आगे एक और ATP आने वाला है, तो कितने ATP टोटल इस्तेमाल हो गए, 3। तो इसका मतलब 6 कार्बन के लिए अगर हमको 6 कार्बन, एक कार्बन के लिए अगर 3 ATP लग रहे तो 6 के लिए कितने लगेंगे, 18। कितने ATP लगेंगे, 18। ना अब उस बात को समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो लिहाजा केल्विन दौर में दाखिल होने वाले जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के साल्मे हैं उनके लिए ATP की कितने साल्मों की जरूरत है, 3। और NADPH की कितने साल्मों की जरूरत है, 2। तो यहां पर क्या हो गया, अगर बात करते हैं ATP तो टोटल ATP कितने लगने वाले हैं, 18। क्यों, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एक कार्बन के लिए 3 ATP, तो एक कार्बन के लिए 3 अगर लग रहे हैं तो फिर अगर हमको बोलना है कि 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए अगर 3 ATP लगेंगे तो 6 दिया 18। बात समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन कैसा आ रहा है। तो फिर उसके बाद शायद तारीख तामुल में इस्तेमाल होने वाले ATP और NADPH की तादाद में इस कमी को पूरा करने के लिए धारावी फॉस्फोरिलेशन होता है। क्या मतलब हो गया इसका, ATP का इस्तेमाल बहुत हो रहा, तो ATP का अगर इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने वाला है तो इसका मतलब ये है कि जो पहली वाली साइकिल है कौन सी वाली, दायरावी, और दूसरी थी गैर दायरावी। तो गैर दायरावी में तो ATP और NADPH बनता था, लेकिन दायरावी में सिर्फ ATP, NADPH। तो अब वो जो दायरावी साइकिल हो रही थी वो क्यों हो रही थी, क्योंकि आपको ATP की ज्यादा जरूरत है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ATP जो बनाना है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ATP कौन बनाने वाला है, डायरावी फॉस्फोरिलेशन। याद आ रहा है ना, डायरावी फॉस्फोरिलेशन कौन से वाले सिस्टम पर होती है, PS2 पे होती है, PS1 पे होती है। मौलाना ऐसा मत करो ना, कहां पर होती है, PS1। तो PS1 पे दायरावी फॉस्फोरिलेशन होता है, याद आ रहा है ना। यार तुम लोग है ना गजनी है, हर 15 मिनट के बाद याद दिलाना पड़ता था आपको।
यार है धारावी, कल हमने पढ़ा था ना। धारावी में क्या बनता है, ईटीपी। और धारावी कहां पर होती है, फोटो सिस्टम 1। अगर आपको धारावी गैर धारावी चाहिए तो गैर धारावी के लिए कितने सिस्टम लगते हैं, 2। PS1 भी लगता है, PS2 भी लगता है। अगर भूल गए होंगे ना मौलाना तो पुरानी वाली वीडियो पीछे जाके यहाँ से देख लेना आज, ताकि तुम्हारे को ये याद आ जाए। और ये एग्जामिनेशन का बहुत अहम पॉइंट है ना, ठीक ना। अब आखिरी बात कि जब भी केल्विन साइकिल होगा तो केल्विन साइकिल में इस्तेमाल होने वाले कितने कार्बन डाइऑक्साइड है, 6। तो दाखिल कितने हो गए, 6। खारिज यानी उनसे बनेगा क्या, 1 ग्लूकोज। ठीक है। फिर दूसरा, इस्तेमाल होने वाले एटीपी कितने हैं, 18। तो अगर 18 एटीपी बन गए तो 18 क्या बनेंगे, एडीपी। तो एटीपी जब टूटता है तो एटीपी के टूटने से बनता क्या है, एडीपी। वैसे ही 12 NADPH का इस्तेमाल होगा तो 12 क्या बनेंगे, NADP। क्या बनेंगे, सिर्फ NADP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में याद रखना है। इम्तिहान में ऐसा पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर 6 कार्बन की बात हुई है, अगर आपको 12 कार्बन की तो 12 कार्बन डाइऑक्साइड या 12 कार्बन को अगर यूज करना है या 12 कार्बन का फिक्सेशन करना है तो टोटल एटीपी कितना लगेगा। तो 12 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। और NADPH के लिए 12 को मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। तो याद रखना, इस तरह से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको मालूम कर सकते हैं। तो ये केल्विन पाथवे बहुत ही अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बड़े अच्छे से समझना है, इसको बड़े अच्छे से देखना है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन वालों में, ऑनलाइन वालों में किसी को कोई डाउट है क्या, ठीक है। चलिए दुआ में याद रखिए। मौलाना ईशा की नमाज का वक्त हो गया ना, नमाज पढ़ते हैं। खाने का टाइम कितने बजे है आपका, आधा घंटा 1 घंटा अपने पास, क्या अभी आने वाला है, हाँ ठीक है। चलिए हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद फिर आधा 1 घंटे का लेक्चर लेंगे जिसमें हम C4 पाथवे को भी आज कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपके पास मौका मिल जाए ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने का। ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।